हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 95 है। 94 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपीएसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी उसके पद से हटा सकता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल को कौन हटा सकता है 5 वर्ष से पहले? तो ये हटा सकते हैं आपके राष्ट्रपति। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति की ये प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं राज्यपाल, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी अपना यह त्यागपत्र दे सकते। देखिए ये प्रसाद पर्यंत मतलब यही होता है कि 5 वर्ष से पहले या फिर जो भी कार्यकाल है उससे पहले वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दें, या फिर जो है कि राष्ट्रपति उनको 5 वर्ष पहले ही उनको उनके पद से हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 162 के तहत, अनुच्छेद 163 के तहत, अनुच्छेद 166 के तहत, अनुच्छेद 168 के तहत। तो राज्यों के विधानमंडलों का गठन के बारे में जो है कि प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका 168 के तहत। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए 162 की बात करें तो 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है। 163 की बात करें तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए कौन है? तो मंत्रिपरिषद है, इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार का कार्य का संरचना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात की जा रही है। ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति वैसे तो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। अनुच्छेद 164 के तहत, ठीक है। जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है उनको जो है कि मुख्यमंत्री चुना जाता है, और उनका क्या होता है कि विधानसभा का सदस्य होना चाहिए उनको, मतलब जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ठीक है। ये तो होता है सारे स्टेटों में, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो इनकी बात की जा रही है। तो ये इनके मुख्यमंत्री जो होता है उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है? अनुच्छेद 128 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 132 के तहत, अनुच्छेद 133 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है? तो ये दी गई है आपका किसमें? 133 के तहत, अनुच्छेद 133 के तहत। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अनुच्छेद 128 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय को, मतलब उच्चतम न्यायालय की बैठक में जो भी रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उनको उनकी उपस्थिति के बारे में ये बताता है। और 129 के बारे में बात करें तो ये जो है कि उच्चतम न्यायालय क्या अभिलेख न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 132 के तहत जो है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के बारे में ये बताता है, अनुच्छेद 132। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट को है, सर्वोच्च न्यायालय का है। देखिए संविधान का संरक्षक भी यही है, सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों की ओर अधिक अधिकार देने के संबंध में सुझाव देने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य ने किया था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। तो राज्यों को और अधिक अधिकार देने के संबंध में
सुझाव देने के लिए राजमन्नार समिति थी, इनका गठन किस राज्य ने किया था? तो इनका गठन जो है कि तमिलनाडु राज्य ने किया था। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये सरकार द्वारा जो है ना कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए ये 1970 में राजमन्नार समिति का गठन किया गया था तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सन 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी। तो ये जो है कि 1950 की बात की जा रही है। 1950 में जो सर्वोदय योजना थी ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गया था आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दून घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो देखिए दून घाटी की बात की जा रही है। देखिए दून घाटी है और आपका कौन सा है? एक है आपका द्वार घाटी, ठीक है। दून घाटी और द्वार घाटी ये जो है ना कि शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच, मतलब वहाँ तो बहुत सारी घाटियाँ हैं, ठीक है, बट ये प्रमुख हैं शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। देखिए दून घाटी जो है कि आपका कहाँ पे? पश्चिम व मध्य भाग में दून घाटी है और पूर्व में जो है कि द्वार घाटी है, और इन्हीं के नाम पर जो है कि देहरादून और हरिद्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? ये फर्स्ट ऑप्शन उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस नदी पर मंगला बांध बना हुआ है? झेलम, सिंधु, रावी, चिनाब। मंगला बांध ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये झेलम नदी पे बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये आज़ाद कश्मीर के मीरपुर ज़िले में है और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में, और यह विश्व का 7वां बड़ा बांध माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरावती जल विद्युत परियोजना किस नदी से जुड़ी प्रमुख परियोजना है? शरावती नदी, तापी नदी, काली नदी, पंबा नदी। शरावती जल विद्युत परियोजना की बात की जा रही है, किस नदी से जुड़ा हुआ प्रमुख योजना है? तो ये शरावती नदी पे ही है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए शरावती जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है आपका? तो ये है आपका कर्नाटक में, और शरावती नदी को गोरसोप्पा जलप्रपात पर स्थित है। ये शरावती नदी के कहाँ पे स्थित है? ये जो गोरसोप्पा जलप्रपात है ना, वहाँ पे स्थित है शरावती जल विद्युत परियोजना। देखिए शरावती मतलब ये जो परियोजना है ना, ये इनकी 3 इकाइयाँ हैं। एक शरावती विद्युत गृह, एक है गेरसोप्पा जल विद्युत परियोजना, और एक है लिंगानम की जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन की बात की जा रही है कि किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका छत्तीसगढ़ में। देखिए उत्पादन की बात की जा रही है छत्तीसगढ़ में। अगर ये पूछा जाए कि कोयला का जो है कि भंडारण में, तो वो हो जाएगा आपका झारखंड, कि भंडारण मतलब सबसे ज़्यादा जो है कि तो झारखंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोयला जो है कि औषधीय शैलों के मध्य पाया जाता है, और ये गोंडवाना और टर्शियरी काल के चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। देखिए कोयला को काला सोना की भी उपमा दी गई है। और कोयला कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है? अहमदाबाद, कोलकाता, नासिक, हैदराबाद। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको अहमदाबाद का। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये तो हो गया भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। अगर पूछा जाए उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तरी भारत का हो जाएगा आपका कौन सा? कानपुर है। और दक्षिणी भारत का कौन सा है? तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? फेनेरोगेम्स, क्रिप्टोगैम्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। पुष्पीय पौधों का अध्ययन की बात की जा रही है, किस शाखा में करते हैं? तो ये करते हैं हम इसमें फेनेरोगेम्स में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्रिप्टोगैम्स इसमें क्या होता है? तो उन पादपों को कहते हैं
क्रिप्टोगेम्स जिनमें प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होता है। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ऐसे पौधे जिनमें संवहन उत्तक नहीं होते हैं। और टेरिडोफाइट्स किसे कहते हैं, तो पंख जैसी पत्ती वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं अनाजों का, फसलों का, बीजों का, घासों का। तो एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, हम घासों का अध्ययन करते हैं। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं, कवक, मोनेरा, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। देखिए एक कोशीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं, तो हम रखते हैं इनको प्रोटिस्टा, इस जगत में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, केसी मेहता, नॉर्मन बोरलाग, MS स्वामीनाथन। देखिए गेहूं में काले रस्ट तो पहले ये समझ लीजिए गेहूं में होता है और इसे ब्लैक रस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गेहूं के तने और पत्तियों पर ये भूरे रंग के धब्बे उभरते हैं, पत्तियों पे और तने पे। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये जो धब्बे होते हैं वो काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इनके संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो ये हैं आपके केसी मेहता साहब। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है, जड़ से, तने से, पत्तियों तथा जड़ से, पौधे के सभी भागों से। तो एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है, तो ये होती है आपका किससे, पत्तियों तथा जड़ से होती है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्काइलाइड के कारण होता है, टैनिन, कैफीन, थियोब्रोमीन, कैफियोटॉक्सिन। तो चाय में जो उत्तेजक गुण होता है इसमें से जो उपस्थित होता है एल्केलाइड, वो किसके कारण, एल्केलाइड के कारण होता है, मतलब कौन से एल्केलाइड के, तो ये होता है आपका कैफीन के कारण। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका फ्रक्टोज। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए कल क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया था कि प्रकलन समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी, 1949 में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। तो प्रकलन समिति सबसे पहले कब गठित की गई थी, तो ये 1950 ईस्वी में गठित की गई थी। देखिए प्रकलन समिति के बारे में अगर हम बात करें तो ये संसद की अस्थायी समितियों में से ये सबसे बड़ी समिति है प्रकलन समिति। और इसका गठन जो है कि सिर्फ कहाँ पे होता है, लोकसभा में किया जाता है। लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं इस समिति में। इसमें जो है कि राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, तो लोकसभा का जब बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है। लोकसभा का बजट प्रस्तुत करने के बाद 1 सालों के लिए इस समिति का गठन होता है। आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फुफ्फुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है शरीर के विभिन्न अंगों से, हृदय के बाएं निलय से, हृदय के दाहिने निलय से या कृति से। तो ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें जो है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक हमारा पेज है स्टडी विद श्री के नाम पे, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो यहाँ पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।